नमस्कार मित्रों। आज परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आज के समय के संस्कृत साहित्य, साहित्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और नाट्यशास्त्र के मूर्धन्य विद्वान आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा आयोजित माघ महोत्सव के इस अवसर पे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नाट्यशास्त्र की प्रासंगिकता पर आज हम आचार्य श्री से बात करेंगे। आचार्य श्री का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हाँ, आप नाट्यशास्त्र के जाने माने अध्येता हैं, तो नाट्यशास्त्र में आपकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई और किन कारणों से नाट्यशास्त्र को आपने अपने विषय के रूप में चुना? धन्यवाद संजय। सबसे पहले तो मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी पहल की। नाट्यशास्त्र जो एक उपेक्षित विद्या है हमारी शास्त्र परंपरा में और अत्यंत ही महत्वपूर्ण वह शास्त्र परंपरा है नाट्यशास्त्र की। विश्व संस्कृति के निर्माण में अप्रतिम योगदान भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का रहा है। उस पर उन्होंने चर्चा का एक उपक्रम किया और भी आगे नाट्यशास्त्र पर उससे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण आयोजन यह अकादमी करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। आपने अच्छा प्रश्न किया है। लोग मुझे जानते हैं कि मैं नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में कार्य करता रहा हूँ, तो बचपन से ही नाट्यशास्त्र नाटक में मेरी रुचि थी। वो कहना चाहिए कि जन्मजात संस्कारों के कारण नाटक और रंगमंच की तरफ मैं प्रवृत्त हुआ। यद्यपि भरतमुनि का नाट्यशास्त्र कोई एक ग्रंथ है और नाट्यशास्त्र की कोई एक ऐसी संपन्न परंपरा है जिसने कि भारत की कला परंपरा को बनाने में, रंगमंच, संगीत और नाटक की विधा को विकसित करने में न केवल भारत में अपितु विश्व में बड़ा योगदान दिया है। यह तो बातें बाद में पता चली, पर मेरे पिता चूँकि संस्कृत के प्राध्यापक रहे, आरंभ में वे स्कूल में प्राचार्य थे, बाद में महाविद्यालय में वे प्राध्यापक हुए। तो जब वे स्कूल में थे तब हम पहली दूसरी कक्षा के बच्चे थे। उस समय भी वे नाटक कराते थे। उनकी नाटक में रुचि थी और हमको भी वे अवसर दिया करते थे, हम भाइयों को। तो उनके द्वारा कराए गए नाटकों में छोटे छोटे प्रहसन हो सकते हैं, बच्चों के नाटक हो सकते हैं। वो कविता लिखते थे, काव्य गीत, नाट्य काव्य, उसमें कभी कभी मुझे भाग लेने का अवसर मिला और स्कूल में नाटक उनके निर्देशन में, उनके निगरानी में बहुत होते थे। तो तब से एक संस्कार नाटक का बना रहा। मेरी रुचि नाटक देखने में, नाटक कराने में, करने में बनी रही और उसके बीज अंकुरित होते रहे। जब मैं स्कूल में भी भाग लेता रहा, महाविद्यालय में आया तो संस्कृत विषय मेरा था ही। संस्कृत नाटक में बड़ी बड़ी रुचि हुई। भास, कालिदास, शूद्रक, इनके नाटक मैंने पढ़े और स्वयं भी नाटक पढ़ने का व्यसन था। तो जो भी पुस्तकें नाटक संबंधी मिलती थीं उनको पढ़ता था और नाटक जो होते थे महाविद्यालय में उनको देखता था। तो इतना संस्कार लेकर के मैं सागर विश्वविद्यालय पहुंचा। वहाँ भी मैंने अपने गुरु आचार्य राम जी उपाध्याय से आग्रह किया कि यहाँ नाटक होने चाहिए। तो मेरे ही द्वारा नाटक वहाँ कुछ कराए गए। जब मैं स्नातकोत्तर का छात्र था, जब मैं शोध छात्र था, तब भी मैंने इस तरह के उपक्रम किए। लेकिन जो नाट्यशास्त्र की बात आपने पूछी है कि नाट्यशास्त्र में रुचि कैसे जागृत हुई और उसके बारे में कैसे मुझे पता चला, तो एमए में आने के पश्चात हमारे यहाँ संस्कृत नाटक और नाट्य कला संबंधी एक प्रश्न पत्र हुआ करता था। उसमें धनंजय का दशरूपक पाठ्यक्रम में था। तो धनंजय का दशरूपक पढ़ते हुए यह सवाल मेरे मन में बना रहा कि इसमें नाटक की इतिवृत्त के बारे में तो बहुत जानकारी दी गई है, बड़ी सूक्ष्म इसमें विश्लेषण की पद्धति अपनाई गई है और रस सिद्धांत का भी विवेचन इसमें किया गया है, पर जो रंगमंच और अभिनय की प्रविधि है उसके बारे में तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसा जरूर कोई ग्रंथ होगा जिसमें कि रंगमंच और अभिनय की प्रविधि के बारे में भी विवेचन किया गया हो। नाटक में तो संगीत, वास्तु, चित्र,
इन सब कलाओं का उपयोग होता है, तो उन सब के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई हो। तब मेरा ध्यान नाट्यशास्त्र की ओर गया और नाट्यशास्त्र हमारे समय कहीं पाठ्यक्रम में नहीं था। बाद के वर्षों में भी नाट्यशास्त्र पाठ्यक्रम में बड़ी कठिनाई से प्रविष्ट कराया जा सका हमारे कुछ प्रयासों के द्वारा। जैसा मैंने कहा कि उसकी उपेक्षा होती रही है। मेरे शोध का विषय भी कुछ भिन्न था, जो मेरे गुरुजी ने मुझे शोध के लिए दिया, उस पर मैंने शोध कार्य किया। लेकिन शोध कार्य करते हुए भी मैं नाट्यशास्त्र और अभिनव भारती का कभी कभी अध्ययन करता था, संस्कृत नाटकों का अध्ययन करता था और नाटकों के अभिनय में रुचि लेता था। उदयपुर में जब मैं सेवा करने के लिए पहुंचा वहाँ के संस्कृत विभाग में, तो वहाँ मैंने शाकुंतल का चौथा अंक निर्देशित किया। वहाँ पर जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर रामचंद्र द्विवेदी, वो बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी इसमें रुचि है और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अध्यापक हमारे विभाग में अभी तक नहीं था जो इस दिशा में रुचि प्रकट करे और सक्रिय हो। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। 1-1.5 वर्ष ही मैं वहाँ रहा और उदयपुर की मैंने अनेक नाट्य की गतिविधियाँ देखी और नाट्यशास्त्र का कुछ अध्ययन भी साथ साथ करता रहा। उसके पश्चात सागर में आकर के मैंने नाट्य परिषद का गठन किया। संस्कृत नाटकों के अनेक प्रयोग उसके तत्वावधान में होते रहे। मध्य प्रदेश के अनेक नगरों में लगभग 100 प्रस्तुतियाँ कुछ नाटकों की उसने दी। कालिदास अकादमी में उसकी प्रस्तुतियाँ हुई, भारत भवन में उसकी प्रस्तुतियाँ हुई। धीरे धीरे हम लोगों का ध्यान गया कि हम जो रंगमंच कर रहे हैं वह तो हम जो रामलीला देखते हैं या जो आधुनिक नाटक देखते हैं उनसे जैसा समझ में आता है उसके अनुसार हम करते हैं, जबकि भरत मुनि जो बताते हैं वह तो कुछ भिन्न प्रकार का रंगमंच और नाट्य की प्रविधि होगी। तो उसको खोजने का उपक्रम फिर शुरू हुआ और इस बीच 1980, 1975 से 1990, 2000 के बीच में देश के शीर्षस्थ रंगकर्मियों के संपर्क में आना हुआ और इस प्रकार से नाट्यशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है और संस्कृत नाटक, अन्य नाटक भी किस प्रकार नाट्यशास्त्र की प्रविधियों के आलोक में किए जा सकते हैं, यह एक मार्ग हमारे लिए खुला। तो प्रयोग की दृष्टि से भी कुछ जुड़ाव रहा। बाद में तो मैंने नाट्य प्रयोग कराने बंद कर दिए और अध्ययन में ही अधिक प्रवृत्ति रही, पर प्रयोग की दृष्टि से प्रयोगों में मेरी रुचि बराबर बनी रही। नाटक जो खेले जा रहे हैं, अभिनीत हो रहे हैं, उनको देख कर के समझने में, और जो शास्त्र हमारा है उसमें कितनी बारीकियां हैं, कितना विस्तृत अगाध भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है और कितनी उसकी सुदीर्घ परंपरा लंबे अंतराल तक 2 सहस्राब्दियों तक विकसित होती रही, उस पर मेरा ध्यान गया और उस पर मैं अपनी रुचि से, स्वरुचि से ही अध्ययन करता रहा, स्वरुचि से ही उस पर कार्य करता रहा, अपने प्रयास से ही उसको समझने का प्रयास करता रहा और नाट्यशास्त्र विश्वकोश का मैंने निर्माण किया। कुछ अन्य ग्रंथ भी मैंने इस दिशा में लिखे। तो यह मेरी यात्रा अभी तक मैं समझता हूँ कि जारी है और मैं नाट्यशास्त्र ऐसा महासागर है कि उसके किनारे पर खड़ा हुआ उसके प्रवाह को थोड़ा बहुत देखता और समझता हूँ। उसके गहराइयों में जाने का ऐसा कोई मैं दावा नहीं करता हूँ, पर नाट्यशास्त्र जितना मैं समझता हूँ, कम लोग हमारे देश में नाट्यशास्त्र का अध्ययन करने वाले इस समय हैं। तो मैं पाता हूँ कि मेरी कुछ उपादेयता है, उस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने नाट्यशास्त्र विश्वकोश का निर्माण किया और नाट्यम सागर विश्वविद्यालय में रहते हुए आपने नाट्यम पत्रिका का प्रकाशन किया, जो कि अपने आप में नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में, नाट्य के क्षेत्र में अन्यतम पत्रिका रही। और इस तरह से आपने अन्य कार्यशालाओं का भी आयोजन किया नाट्यशास्त्र की। तो उन कार्यशालाओं में कैसे, आपके क्या अनुभव है? हाँ, मेरी इच्छा थी कि मैंने कुछ समझा है और कोई समझने वाले नहीं है छात्रों में, पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जाता है और इसकी आवश्यकता बहुत है कि जो संस्कृत के अलावा अन्य विभागों के छात्र अध्यापक हैं वे भी जानें कि नाट्यशास्त्र जैसी एक भारत की अनमोल निधि है। और जो लोग रंगमंच कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में नहीं है पर रंगमंच से जुड़े हुए हैं, वे लोग भी कुछ नाट्यशास्त्र समझें और जानें। तो मैंने यह प्रयास किया कि मैं इतने वर्षों से नाट्यशास्त्र पर कार्य करता आ रहा हूँ। अब तो लगभग 52 वर्ष मुझे नाट्यशास्त्र से जुड़े हुए हो गए। एमए जब मैंने किया था तब के बाद से लगा करके नाट्यशास्त्र में उलटता पलटता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, उसकी टीका अभिनव भारती पढ़ता रहा हूँ
उसकी परंपरा में 100-150 संस्कृत में अन्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए, उनको भी देखता रहा हूँ। तो कुछ तो ज्ञान मुझे हो ही पाया है और उसका जितना प्रचार प्रसार मैं कर सकूं, मैंने अपना इसको एक दायित्व समझा। तो पहली कार्यशाला मैंने शिमला में की। मुझे 2014 में शिमला के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने फेलोशिप प्रदान की। उसका विषय भिन्न था, वह एक अलग शास्त्रीय विषय पर थी और वहाँ कार्यशालाएं होती थी। आवश्यक नहीं कि जो फेलो जिस पर कार्य कर रहे हैं उसी पर वे कार्यशाला करें, और फेलोज़ को प्रोत्साहित किया जाता था कि आप चाहें तो कार्यशाला कराइए, हम सहायता करेंगे। तो मैंने उस समय जो निदेशक थे उनसे प्रस्ताव किया कि मैं नाट्यशास्त्र पर एक कार्यशाला आयोजित करना चाहता हूँ। वे प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी सुविधाएं दी। अब बड़ा अच्छा वह संस्थान है, अद्भुत स्थान वह है, पर उन्होंने कहा कि हम तो आवास भोजन सब का प्रबंध यहाँ करेंगे, यात्रा व्यय भी देंगे और चयन हम करेंगे, और पहले तो आप ये देख लीजिए कि 20 हम सीट दे पा रहे हैं, तो 20 आपको मिलेंगे भी या नहीं। उनको ये शंका थी कि 20 लोग भी पढ़ने आएंगे कि नहीं नाट्यशास्त्र। उनको कुछ जानकारी उनको भी नहीं थी कि क्या वस्तु है, तो उनको शंका थी। मैंने कहा आप वेबसाइट पर विज्ञापन दे दीजिए और सूचना यहाँ शिमला में दे दीजिए, जहाँ कहीं दे सकें, और जितने आते हैं हम देखते हैं। तब स्थिति यह हुई कि 100 से ज़्यादा आवेदन आए और 20 उनमें से कैसे छांटे जाएं, बहुत कठिन हो गया। निदेशक महोदय का कहना था कि आप संस्कृत के हैं इसलिए संस्कृत के मत लीजिए, सब संस्कृत के तो बहुत कम लीजिए, हम चाहते हैं कि आप नाट्यशास्त्र पर इतना जानते हैं तो इसकी तो दूसरे लोगों तक इसकी कला, इसका ज्ञान पहुंचना चाहिए। तो 17 लोग लगभग हमने अन्य क्षेत्रों के उसमें छांटे। वो 3 ही वो शोध छात्र ही थे, वो संस्कृत के उसमें थे। वो एक अद्भुत अनुभव मेरे लिए रहा कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग रंगमंच के लिए कर रहे हैं। महाराष्ट्र से ऐसे कोई आए, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग के प्राध्यापक उसमें आए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा, उसके डायरेक्टर उसमें आए नाट्यशास्त्र पढ़ने के लिए, अन्य क्षेत्रों से सारे लोग उसमें आए, अंग्रेजी विभाग के कुछ शोध छात्र प्राध्यापक आए, अन्य साहित्य के विभागों से शोध छात्र प्राध्यापक उसमें आए। 3 जो लोग संस्कृत के थे उनको छोड़ करके संस्कृत किसी को आती ही नहीं थी बिल्कुल भी। स्कूल में 8वीं क्लास तक कभी पढ़ी होगी, और मेरी उसमें शर्त ये थी कि मैं तो पंक्ति पंक्ति ग्रंथ पढ़ाऊँगा। जो मैंने एक संक्षिप्त उसका तैयार किया है मैनुअल, उसको मूल में पढ़ाऊँगा। अंग्रेजी में, हिंदी में, जो भाषा आप समझते हो उसमें मैं उसकी व्याख्या करता जाऊँगा, केवल वही कार्य मैं करूँगा। और 10 दिन की कार्यशाला थी, उसमें अपराह्न में बाकी चर्चा होगी उसके प्रयोगों पर, अन्य विषयों पर, कुछ अन्य विशेषज्ञ भी आएंगे। तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए लोग, और एक एक पंक्ति समझ रहे थे, मुझे लगा बहुत प्रश्न करते थे। प्रयोग के पक्षों पर उसमें खूब चर्चा हुई। महेश चंपक शाह भी उसमें आए, भरत गुप्त भी उसमें आए, अन्य विशेषज्ञों के भी कुछ व्याख्यान अपराह्न में हमने कराए। पर 10 दिन में 3-4 घंटे नाट्यशास्त्र का पूरा पाठ करके उनको अध्यापन करता था। बहुत लोगों ने कहा अंतिम दिन की इस तरह की कार्यशाला तो होनी चाहिए। और कुछ लोग जो पहले दिन उद्घाटन के समय बहुत शंका कर रहे थे कि हम तो ये देखने आए हैं कि नाट्यशास्त्र की ज़रूरत ही क्या है, हम इसको कैसे रिजेक्ट करें, खारिज करें। ये परफॉर्मिंग आर्ट के बड़े प्राध्यापक ने उद्घाटन में अपनी टिप्पणी देते हुए कहा था। तो मैंने कहा आप 10 दिन कुछ देखिए और आप खारिज करें तो खारिज करें, मेरा तो उसमें कोई आग्रह नहीं है कि आप नाट्यशास्त्र के आधार पर ही रंगमंच करें, अन्य भी प्रस्थान है। लेकिन अंतिम दिन मैंने फिर उनसे कहा कि आप कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा कि मैं समझता था कि नाट्यशास्त्र में कुछ है नहीं, क्योंकि हमको बताया नहीं गया। NSD में या जहाँ भी हम लोगों ने नाट्य विद्यालयों में ट्रेनिंग प्राप्त की, हमको नाट्यशास्त्र के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई, और कुछ संस्कृत नाटकों के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाती थी। उनको हम जैसा आधुनिक रंगमंच जानते हैं उसके आधार पर हम उनको करते थे। लेकिन अब हमको समझ में आया कि नाट्यशास्त्र का तो पूरा प्रस्थान ही अलग है, और भारतीय रंगमंच का एक बहुत बड़ा वह प्रस्थान है, वह मूल बिंदु है, और उसको समझ कर के हम नाटक करते हैं तो कुछ अलग तरह का रंगमंच खड़ा होगा। ये उन्होंने स्वीकार किया। वो मेरी पहली कार्यशाला थी। उसके बाद में भंडारकर प्राच्य विद्या मंडल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का बहुत बड़ा शोध संस्थान है, उसमें उन्होंने एक शोध पीठ स्थापित किया और उसमें मुझे आमंत्रित किया चेयर पर। वहाँ भी मेरा विषय बहुत भिन्न था, शास्त्र परंपरा से संबंधित विषय था, नाट्यशास्त्र से उसका कोई संबंध नहीं था। पर मैंने वहाँ के सचिव महोदय से कहा कि नाट्यशास्त्र पर एक कार्यशाला मैं कराना चाहता हूँ। वह दूसरी कार्यशाला थी।
2019 में वह हुई और यह शिमला वाली कार्यशाला 2015 में हुई। उसके 4 साल बाद ये मैंने पूना में कार्यशाला की। वह और भी प्रीतिकर अनुभव इस दृष्टि से था कि वहाँ संख्या बहुत बड़ी थी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस उन्होंने ली। शिमला में तो उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ली और यात्रा व्यय भी दिया और आवास भोजन की सुविधा दी। यहाँ पर तो उन्होंने विज्ञापन देते हुए कहा कि इतना रुपया रजिस्ट्रेशन है और आवास भोजन की व्यवस्था आप अपनी कीजिए। फिर भी बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग आए और ऑनलाइन बड़ी संख्या में लोग जुड़े। 100 सीटों वाला हाल था वह उनका सभागार। उसमें 90 से ज़्यादा सीटें भरी रहती थीं, 95 सीटें भरी रहती थी। 5 इसलिए हमने खाली रखवाई कि मैं चाहता था कि मेरे जो दूसरे फेलो साथी हैं, बहुत आदरणीय विद्वज्जन वहाँ मेरे साथ में थे, आमंत्रित विद्वानों के रूप में। अशोक अकलूचकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बड़े विद्वान हैं, कनाडा से वो आए हुए थे। कुटुम्ब शास्त्री वो कुलपति रहे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के, वो भी वहाँ थे। और सचिव भंडारकर इंस्टीट्यूट के स्वयं बहुलकर वे बड़े विद्वान हैं। मैं चाहता था कि ये लोग भी बैठें और बहुत प्रसन्नता के साथ ये लोग बैठे, संतुष्ट होकर के ये लोग उसमें 10 दिन बैठे। चर्चाओं में इन्होंने भाग लिया और उसमें संस्कृत का कोई भी नहीं था। थोड़ी सी मुझे निराशा भी हुई कि हमने विज्ञापन दिया भंडारकर संस्थान ने, जो कि संस्कृत विद्या का, प्राच्य विद्या का बहुत बड़ा गढ़ है, और उसने पूना यूनिवर्सिटी को, अन्य यूनिवर्सिटियों को भी खबर की है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें संस्कृत का कोई नहीं आया। अन्य विषयों के शोध छात्र, अध्यापक उसमें बड़ी संख्या में थे, विशेष रूप से संगीत और नृत्य के अध्यापक थे और बहुत ही रुचि उन्होंने ली नाट्यशास्त्र को समझने में। उनको जैसे लग रहा था कि ये तो वर्षों से हम तरस रहे थे नाट्यशास्त्र को समझने के लिए, क्योंकि वो ये समझते थे जो भरतनाट्यम सिखाते हैं या जो क्लासिकल म्यूजिक सिखाते हैं कि हम जो सामवेद का संगीत बार बार कहते हैं उसको समझाने वाला ग्रंथ कहाँ है, या जो रंगमंच कर रहे हैं, रंगमंच के भी लोग उसमें आए, तो ऐसी कोई मूल स्रोत ग्रंथ कहाँ है जिससे कि हम सारा कुछ प्राप्त कर सकें। तो दूसरी कार्यशाला बहुत सफल रही। तीसरी कार्यशाला आप स्वयं जानते हैं, आपके सहयोग से ध्रुवा वेलफेयर सोसाइटी और गोकुल जन कल्याण समिति के द्वारा हमने ऑनलाइन वर्कशॉप की थी 2020 में, और उसमें विदेशों से बहुत लोग आए। जैसा आपको स्मरण होगा कि 30-35 लोग उसमें अमेरिका और जर्मनी आदि देशों के थे और भारत से भी कई लोग थे, और उससे हमको लगा कि सारा विश्व उत्सुक है नाट्यशास्त्र के बारे में जानने को। तो ये 3 कार्यशालाओं के मेरे बहुत ही सुखद अच्छे अनुभव रहे और मुझे संतोष रहा कि मैंने कुछ परिश्रम किया और सार्थक हुआ, दूसरों तक मैं अपना ज्ञान पहुंचा सका और जहां उसकी ज़रूरत है वहां उस तक पहुंचा सका, और एक वातावरण निर्मित हुआ कि नाट्यशास्त्र को कैसे आगे ले जाया जाए और प्रयोग किए जाने चाहिए। चौथी कार्यशाला जोधपुर में हाल ही में हमने की और राजस्थान संस्कृत अकादमी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसने पहल की और उसने कहा कि आप किसी भी तरह से आप आइए और जोधपुर में ही आपको ये करना है। तो कुछ कष्ट उठा करके मैं वहाँ पहुँचा। उस कार्यशाला में अद्भुत अनुभव मुझे इस दृष्टि से यह रहा कि उन्होंने संगीत नाटक अकादमी जो राजस्थान की है उसके सहयोग से ये कार्यशाला की थी। तो संगीत नाटक अकादमी का कहना यह था कि हम तो राजस्थान के जितने वरिष्ठ रंगकर्मी हैं उनको बुलाएंगे प्रतिभागियों के रूप में, और अन्य विषयों के अध्यापकों को ट्रेनिंग देने की क्या आवश्यकता है, हमारे तो जो रंगमंच कर रहे हैं हम तो उनके लिए काम करते हैं, संगीत नाटक अकादमी हम हैं। तो वो चूँकि प्रतिभागियों की व्यवस्था ये कर रहे थे, उनकी ठहराने की, भोजन आदि की, तो उन्होंने ये शर्त रखी। उसमें 40 प्रतिभागी आए, बड़े बड़े रंगकर्मी राजस्थान के, जो कि कई वर्षों से नाटक कर रहे हैं और उसमें से कई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डिप्लोमा प्राप्त रहे हैं और जाने माने रंगकर्मी हैं, अच्छा रंगकर्म कर रहे हैं। वो सब बैठे और उन्होंने जब सुनना शुरू किया ना, मैंने तो वही मेरी शर्त थी कि मैं नाट्यशास्त्र का एक संपादित पाठ है, और प्रसन्नता की बात यह है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी ने पहली बार नाट्यशास्त्र का पूरा संक्षिप्त पाठ हिंदी अनुवाद सहित जो मैंने किया है उसको भी प्रकाशित किया। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण एक कदम है नाट्यशास्त्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जो लोग मूल में नहीं पढ़ सकते हैं उसको उन तक पहुंचाने के लिए। तो वो भी वहाँ सबको दिया गया और उसको जब हमने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया और अपराह्न में वो लोग चर्चा भी करते थे, तो उन सभी ने एक स्वर से स्वीकार किया कि हमको अभी तक किसी ने बताया ही नहीं कि नाट्यशास्त्र कितनी बड़ी चीज़ है। हम इतने साल से रंगकर्म कर रहे हैं और हम ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं कि इतनी
इतनी बड़ी एक विश्वकोशात्मक ग्रंथ है जिसमें कि सब कुछ समेट लिया गया है नाट्यशास्त्र के बारे में। और हम जो रंगकर्म कर रहे हैं वो कुछ भिन्न प्रकार का रंगमंच है, लेकिन यह भी एक रंगमंच की बड़ी दिशा है जो कि हमारे पारंपरिक रंगमंच की, एक क्लासिकी रंगमंच की है। तो यह मुझे खुशी है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी की पहल पर यह जो चौथी कार्यशाला मेरे निर्देशन में जोधपुर में हुई, उससे बातें बहुत आगे बढ़ी और बड़ी संभावनाएं खुली। यह मेरे लिए बहुत प्रीतिकर अनुभव रहा है। तो आपने कार्यशालाओं के संबंध में जो पूछा, तो ये 4 कार्यशालाओं के बारे में मैंने बताया। मुझे आशा है कि कार्यशालाएं और लोग करते रहेंगे। मुझसे जितना संभव हो सकेगा मैं करता रहूँगा और ये उपक्रम चलता रहेगा। मैं यूट्यूब पर भी नाट्यशास्त्र से संबंधित व्याख्यान देता रहा हूँ। एक और संस्था के लिए मैंने पूरी श्रृंखला, आप ही उसमें सहभागी हैं, उसमें तैयार की है, नाट्यशास्त्र की व्याख्यान माला। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मैंने 50 वर्षों से जो थोड़ा बहुत प्रयास किया है, जो रोपी है वल्लरी, वो कुछ अंकुरित हुई है, पल्लवित हो रही है और उसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं और अच्छे परिणाम उसके आगे चल के सामने आएंगे। देश के लिए, देश के सांस्कृतिक उत्थान के लिए इसके शुभ परिणाम होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नाट्यशास्त्र आज के समय में किस तरह से नाट्यशास्त्र आज भी प्रासंगिक, ये हम सब जानना चाहते हैं। हाँ, यह तो इस पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं और कार्यशालाओं में भी यही एक विषय विशेष रूप से रहा है कि आज उसकी क्या अहमियत है, आज उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो विशेष रूप से हम यह देख रहे हैं कि नाट्यशास्त्र की जो जीवंत परंपराएं थीं, उनकी कड़ियाँ टूट गईं और उसको समझने वाले हमारे देश में, उत्तर भारत में बहुत ही कम बचे, उसका प्रयोग करने वाले कम लोग रह गए। और विशेष रूप से 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद वह केरल के किन्हीं प्रदेशों में, मंदिरों में चाक्यार लोग जो नाट्य करते थे, उनके पास नाट्यशास्त्र की पोथियाँ रहती थीं, वो अध्ययन करते थे। उसके अध्ययन अध्यापन की परंपरा कम होने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ, इस पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसकी जीवंत परंपरा की कड़ियाँ टूट गईं, तो उसकी जो एक प्रासंगिकता बनी हुई थी, उस धारा को समझने वाले कम रह गए। इसलिए ये सवाल उठता है कि अब तो हम लोग पश्चिम से जो रंगमंच आया उसकी ट्रेनिंग देते हैं, नाट्य विद्यालयों में स्तानिस्लावस्की पढ़ाया जाता है, ब्रेक पढ़ाया जाता है, पारसी रंगमंच भी पढ़ाया जाता है, और जो उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनका कहना है कि हमारा काम इससे चल जाता है, तो नाट्यशास्त्र के अनुसार हम रंगमंच क्यों करें। यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भी बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर हमसे कहते रहे कि नाट्यशास्त्र की क्या ज़रूरत है। उन्होंने स्वयं जबकि उसका अध्ययन नहीं किया, न उन्होंने जो नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोग होते हैं उनको समझने की चेष्टा की, पर वो उसको खारिज बिना समझे करते रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं। इसलिए बताना आवश्यक हो जाता है कि आप करिए, पश्चिम से जो आया हुआ रंगमंच है, यथार्थवादी रंगमंच है, उसको करिए। जो पारसी रंगमंच है उसके अनुसार रंगमंच कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, लेकिन फिर भी नाट्यशास्त्र की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब यह प्रश्न किया जाएगा कि आपका अपना रंगमंच क्या है। आप कहते हैं कि हमारे पास 2,500-3 हज़ार साल पुरानी नाटक की परंपरा है और बहुत संपन्न हमारा रंगमंच रहा है, हमने दुनिया को रंगमंच की कला दी है और दुनिया के बाहर नाट्यशास्त्र गया है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, वहाँ मंदिरों में कर्ण और अंगहार, कर्ण अंकित हैं नाट्यशास्त्र के अनुसार, वहाँ रामलीलाएँ होती हैं, वहाँ जो नाट्य होते हैं उन पर नाट्यशास्त्र का बड़ा प्रभाव है। जापान के रंगमंच पर नाट्यशास्त्र का सीधे प्रभाव पड़ा। तो दुनिया को आपने रंगमंच दिया, रंगमंच की कला दी 2000 साल पहले से लगा करके, तो आज वो कहाँ है आपके पास वह कला। तो यह जब पूछा जाएगा तब हमको बताना पड़ेगा कि कला बीच में अगर उसकी कड़ियाँ कहीं टूट गई थी, तो हम उसको फिर से प्रयास कर रहे हैं समझने की, उसको पुनरुज्जीवित करने की, और पूरी तरह से वह निःशेष नहीं हुई है, क्योंकि कुडियाट्टम 1000 साल से संस्कृत रंगमंच की एक जीवित परंपरा चली आ रही है। वह है अन्य अनेक क्षेत्रों में भी लोकनाट्यों के रूप में, पारंपरिक रंगमंच के जो अन्य रूप हैं, यक्षगान हो, कुचिपुड़ी हो, कथकली हो, उनमें नाट्यशास्त्र का तो प्रभाव आया ही है। हस्त मुद्राएं वो जो करते हैं, चाक्षुष अभिनय जो करते हैं, वह तो उसका सब बीज तो नाट्यशास्त्र ही है। तो पूरी तरह से परंपरा समाप्त नहीं हुई, लेकिन यह जो एक मध्यकाल में अनेक प्रकार की परिस्थितियां ऐसी हुई कि संस्कृत नाटक नाट्यशास्त्र के अनुसार उस प्रकार से नहीं होने लगे, और लोकनाट्य की ये बड़ी प्रबल धारा भी आ गई, आधुनिक भारतीय भाषाएं आ गई, उनके नाटक आ गए, लोकनाट्य बहुत विकसित हो गया,
और उसके बाद फिर ये औपनिवेशिक दौर जो आया उसमें नाट्यशास्त्र को बिल्कुल ही हाशिए पर डाल दिया गया, भुला ही दिया गया। तो ये उसके कारण अब हम ये पूछते हैं कि नाट्यशास्त्र की क्या प्रासंगिकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो रंगमंच यथार्थवादी शैली का पश्चिम से प्रेरित होकर के हम कर रहे हैं, उसका दिक्काल बोध अलग है, उसमें जो समय की अवधारणा है वह अलग है। भारत में जो समय की अवधारणा है, भारत में जो मूल्य बोध है, भारत में जो जीवन बोध है, विश्व दृष्टि है, उसके अनुसार यदि रंगमंच करना है तो नाट्यशास्त्र की ओर जाना होगा। यह तो एक बात है ही, एक प्रमुख कारण है कि हमारा जीवन बोध, हमारे जीवन मूल्य, रस सिद्धांत जिसमें यह माना गया कि पुरुषार्थ बोध होता है, चित्त निर्मल होकर के ही जाना चाहिए नाटक देखने वाले को, लेकिन जो रसानुभूति होती है उससे चित्त ऐसा संस्कारित हो जाता है कि मुक्ति को प्राप्त करता है। ये जो हमारे यहाँ कहा गया, तो यह जो पुरुषार्थ बोध है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर प्रवृत्त कराता है नाट्य रसानुभूति के द्वारा, तो केवल वह चित्त रंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है। बाकी कलाएँ जो बाकी परफॉर्मिंग आर्ट्स की विधाएँ अन्य देशों की या हमारे देश में जो प्रचलित हैं अन्य प्रकार के रंगमंच, उनमें मनोरंजन एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है, अन्य मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं, पर पुरुषार्थ बोध, जीवन मूल्य प्रदान करना और भारतीय जो जीवन बोध है उससे जोड़ना, यह तो नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच से ही होगा, क्योंकि उसकी पूरी टेक्निक जो भरत मुनि बताते हैं वो उस सारे जीवन बोध की ओर हमको प्रेरित करती है। दूसरे जो तकनीक नाट्यशास्त्र में बताई गई, चाहे वो रंगमंच कैसे बनाया जाए, नाट्य मंडप कैसे बनाया जाए, इसकी विधियाँ हो, चाहे उनके आंगिक, वाचिक और आहार्य अभिनय की प्रविधियाँ हो, इतनी बारीकियों में वो जाते हैं, इतनी वैज्ञानिक दृष्टि से वो चर्चा करते हैं कि हम नाट्यशास्त्र को पढ़ते हुए अनुभव करते हैं कि एक महान रंगकर्मी के द्वारा प्रणीत यह पुस्तक है, जिसके पीछे कई शताब्दियों का, बल्कि सहस्राब्दियों का नाट्य करने का अनुभव है, उसका यह निचोड़ है और आने वाली शताब्दियों, सहस्राब्दियों के लिए यह काम की बनी रही है। इसीलिए हमारी पूरी कला परंपरा में तो ये जो आंगिक की प्रविधियाँ हैं, कि 64 हस्त हैं, 36 दृष्टियाँ हैं, 13 शिरस हैं, ये इतनी बारीकी से पूरी देह की भाषा की मीमांसा भरत मुनि उसमें करते हैं। या वाचिक की प्रविधियाँ हो, तो आजकल जो कुछ प्रविधियाँ बताई जाती हैं इंटोनेशन से, मॉड्यूलेशन से, उन्होंने तो 6 पाठ्यालंकार, काकू के भेद और अलंकार जो पाठ्य के बताए, तो पूरे हमारा जो स्वर यंत्र है, उच्चारण अवयव हैं, उनकी इतनी बारीकियों से वो प्रशिक्षित करते हैं, भाषा पर बहुत जोर देते हैं, वाक केंद्रित यह पूरी परंपरा है। तो यह अभिनय की प्रविधियाँ हो, चाहे नाट्य के उपकरण हो, चाहे रंगमंच हो, संगीत नाट्यशास्त्र का अपना एक अलग है और वह पूरे संगीत का विधान उनका अलग है, ध्रुवा गायन उसमें चलता था। तो यह एक विलक्षण अनुभव होता है यदि हम उसके अनुसार रंगमंच करके देखें। ऐसा मैंने अपने स्वयं के अनुभव से भी जाना और ऐसे प्रयोग किए गए। उसमें एक हमारा ये रंगमंच ऐसा अनुभव भी हमको हुआ, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जीवन बोध को, जीवन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए और हमारी परंपरा में जो रंगमंच की बारीकियाँ हैं उनको समझने के लिए हमको नाट्यशास्त्र की तरफ जाना चाहिए। हम किसी का निषेध भी नहीं करते हैं, अन्य रंगमंच हो सकते हैं, लोकनाट्य भी चलते रहें। पश्चिम का यथार्थवादी रंगमंच है, उसमें इकहरापन है, एक रेखीय काल की गति उसमें बताई जाती है। प्रोसिनियम थिएटर है, उसमें एक तमाशबीन की तरह दर्शक देखता है, यह भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन एक रंगमंच वह है जिसमें कि प्रेक्षक और अभिनेता ये एक ही धरातल पर खड़े हुए हैं, दोनों दूसरे धरातल पर एक साथ जाते हैं, नाट्यानुभूति में सम्मिलित होते हैं। तो एक अलग प्रकार का रंगमंच है, वह भी अद्वितीय रंगमंच है। उसको यदि कहीं उसकी कड़ियाँ टूट गई हैं तो उसको फिर से समझा जाए, क्योंकि वो हमारा रंगमंच है, उस पर हमको गर्व होना चाहिए। संस्कृत रंगमंच से आपका क्या आशय है? हाँ, ये सवाल भी उठता है। मैंने कहा कि संस्कृत रंगमंच, हम नाट्यशास्त्र सम्मत जो रंगमंच है उसको सामने ला सकते हैं आज के समय में, तो उससे क्या आशय है? कौन से नाटकों के अभिनय को हम कहेंगे कि ये संस्कृत रंगमंच की दृष्टि से अभिनय किया जा रहा है? तो मैंने अभी जो चर्चा की है, हमने जो बात अभी की है कि एक तो नाट्यशास्त्र में जो अभिनय की प्रविधियाँ बताई गई हैं, उसमें जो नाट्य मंडप बताया गया है, ज्येष्ठ, विकृष्ट और मध्य, 3 आकार के नाट्य मंडप उन्होंने बताए, और चतुरस्र, तिरस्र और विकृष्ट
ये 3 उनकी शेप उन्होंने बताई और इससे अनेक भेद भरत मुनि ने बताए। तो जो पूरी खूबसूरती है नाट्यशास्त्र की वह यह है कि वो विकल्पों की बड़ी गुंजाइश छोड़ते हैं कि आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो ज्येष्ठ पर करिए, यदि आपके पास बड़ा नाटक है में ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, और विधि विधान उसका सब बताते हैं। और एक अच्छा नाटक जो संस्कृत नाटक, शास्त्रीय नाटक है, वो विकृष्ट मध्य, उसके लिए उन्होंने उपयुक्त बताया। तो ये जो नाट्य मंडप उन्होंने बताए, उनमें से हम कोई नाट्य मंडप तैयार करें। अभी तक ऐसा कोई नाट्य मंडप स्थायी रूप से बनाया नहीं गया, और जो जहाँ भी संस्कृत नाटक नाट्यशास्त्र सम्मत विधि से करने के प्रयास हुए, उनमें एक अस्थाई ढांचा रंगमंच पर खड़ा करके और संस्कृत नाटक करके देखा गया, उसमें भी अच्छा अनुभव वह रहा। तो नाट्यशास्त्र में जो नाट्य मंडप बताया गया है, उसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर, कम से कम जो उसका जो आकार प्रकार, और उसमें जो मत्तवारणी, रंगपीठ, रंगशीर्ष और जवनिका और वेदिका, कुतप, जो संगीतकार, गायक गायिका, वेणुवादक, वीणावादक बैठते हैं, वो दर्शकों के सामने मुंह करके बैठते हैं और निरंतर दर्शकों प्रेक्षकों के लिए वो दृश्य रहते हैं। ये जो पूरा विधि विधान है, इसको एक तो भौतिक रूप में खड़ा किया जाए, यह एक संस्कृत रंगमंच का पहला सोपान होगा। दूसरा यह होगा कि भरत मुनि ने जो अभिनय की विधियां बताई हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, और फिर ये चारों प्रकार के अभिनय, उनके भीतर जो 4 वृत्तियां, 4 प्रवृत्तियां, और उससे सिद्धि का स्वरूप उन्होंने बताया, और 4 प्रकार के नायक हैं, 4 प्रकार के रंग हैं। ये जो भरत मुनि एक लय पैदा करते हैं, उसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि एक पूरा जो कॉस्मिक रिदम है, एक वैश्विक लय है, उसकी तरफ हमको ये ले जाता है भरत मुनि का जो नाट्य का प्रस्थान है। तो इसको हम समझ करके इसको प्रयोग में उतारें। अभिनय की जो पद्धतियां हैं नाट्यशास्त्र की, वो सूक्ष्म और बारीक और वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, यह दूसरा सोपान होगा। और तीसरा सोपान उसका जो नाट्यानुभूति है, जो भरत मुनि को अभीष्ट रही है, उसको हम संप्रेषित करने का प्रयास करें। जो उन्होंने कहा कि रसानुभूति वहाँ होगी जहाँ पुरुषार्थ बोध होगा। तो 4 मूल रस जो हैं, श्रृंगार, वीर, रौद्र और बीभत्स, ये 4 पुरुषार्थों से अनिवार्य रूप से जुड़ते हैं। श्रृंगार से काम पुरुषार्थ होगा, वीर से धर्म पुरुषार्थ होगा, रौद्र से अर्थ पुरुषार्थ होगा, और बीभत्स से मोक्ष पुरुषार्थ होगा। और उसको बहुत ही तार्किक ढंग से, बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आचार्य अभिनवगुप्त, जो अप्रतिम दार्शनिक, बहुत गंभीर विचारक हैं और नाट्यशास्त्र के बड़े भाष्यकार हैं, उन्होंने सिद्ध किया कि कैसे यदि हम भरत मुनि के अनुसार नाट्य करेंगे, तो पुरुषार्थ बोध हमको होगा, पुरुषार्थ में प्रवृत्ति होगी। तो काम का आशय वहाँ केवल स्त्री पुरुष का भौतिक शारीरिक मिलन ही नहीं है, सेक्स से ही आशय उसका नहीं है। वो तो जो हमारे भीतर चेतना में जो रचने की इच्छा है, प्रेम की इच्छा है, उससे उसका आशय है। अर्थ पुरुषार्थ से आशय केवल रुपये पैसे से नहीं है, पृथ्वी पर जितनी सुख समृद्धि है वह सबको प्राप्त हो, यह उससे आशय है। और धर्म पुरुषार्थ तो सारे जीवन मूल्यों को समाहित करता ही है, और अंत में सारे समाज की मुक्ति की कामना, यह उसमें कैसे निष्पन्न होती है, उसकी तरफ कैसे प्रेरित करता है नाट्य। इसको वे बहुत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध करते हैं कि नाटक एक प्रकार का यज्ञ है। तो प्रेक्षक जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का है, उसको भी प्रशिक्षित होना चाहिए। वह नाट्य देखने के लिए आता है तो संस्कार उसके भीतर रहते हैं कि मैं एक ऐसे अपूर्व यज्ञ में सम्मिलित हो रहा हूँ, जहाँ से मैं कुछ ऐसा अनुभव लेकर के जाऊँगा जो कि मेरी चेतना को बदल देगा, मुझे पहले से बहुत अच्छा संस्कारित करेगा। इस भाव से वह दीक्षित हो जाता है, तब नाट्य देखता है, भरत मुनि कहते हैं, और उनके टीकाकार पूरी परंपरा यही कहती है। तो यह पूरा विधि विधान उसका इसी दृष्टि से बनाया गया कि नाट्यानुभूति केवल क्षणिक रंजन मात्र होकर न रह जाए और चित्त को भी संस्कारित करे। तो आज विश्व को उसकी आवश्यकता है। इसलिए संस्कृत रंगमंच किसको कहेंगे, यह जब सवाल आता है, तो जो भी नाटक इन तीनों सोपानों का आरोहण करते हुए कोई रंगकर्मी करता है, कि भरत सम्मत नाट्य मंडप हो, अभिनय की सारी तकनीकें, प्रविधियां जो भरत मुनि ने सात्विक, आंगिक, वाचिक, आहार्य इन अभिनयों के अंतर्गत बताई हैं, उनको भी समझा जाए, और जितना व्यवहार उनका हो सके नाटक की आवश्यकता के अनुसार, बलात् आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि भरत मुनि कहते हैं कि इसमें से जितना ग्रहण करने योग्य लगे उसको ग्रहण करो,
और उसके बाहर यदि ग्रहण करना है तो लोक से ग्रहण करो, लोगों को देखो, संसार में देखो और अपने भीतर झांक करके अपने भीतर समझो कि और मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो स्वतंत्रता है इसकी वे चर्चा बहुत करते हैं भरत मुनि, तो यही उसकी खूबसूरती है नाट्यशास्त्र की। तो पहला सोपान तो हुआ कि हम नाट्य मंडप बनाएं, दूसरा सोपान हुआ कि अभिनय की प्रविधियों को अपनाएं, और तीसरा सोपान हुआ कि हम जो पुरुषार्थ बोध जीवन मूल्य है उनकी रक्षा करते हुए नाट्यानुभूति तक ले जाएं। इन तीनों का निर्वाह करते हुए कोई भी नाटक यदि खेला जाएगा, चाहे संस्कृत का हो, चाहे अन्य भाषा का हो, चाहे विदेशी भाषा का ही क्यों न हो, तो उसको हम संस्कृत रंगमंच कहेंगे। मेरी परिभाषा संस्कृत रंगमंच की यही है। और संस्कृत नाटक भी यदि पश्चिम की यथार्थवादी शैली में किया जा रहा है, ड्रॉप कर्टेन लगा करके प्रोसिनियम थिएटर पर किया जा रहा है, तो वो संस्कृत रंगमंच नहीं होगा। संस्कृत का नाटक होने से संस्कृत रंगमंच नहीं हो जाता है, और अन्य भाषा का नाटक होने से संस्कृत रंगमंच नहीं होगा संभव, यह भी नहीं कह सकते। बात जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जो बताया गया उसको अपनाने की है। तो इस दृष्टि से संस्कृत रंगमंच को हमको समझना चाहिए और उसका व्यवहार होना चाहिए। आज के समय में कौन कौन से जो रंगकर्मी हैं जो संस्कृत रंगमंच में सक्रिय हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है और बहुत मुझे प्रसन्नता होती है कि लगभग अब 40-50 साल से ये प्रयास चल रहा है कि नाट्यशास्त्र सम्मत जो प्रविधियां हैं उनके अनुसार नाटक किया जाए, और कुछ बड़े बड़े रंगकर्मी हमारे समय के इस दिशा में सक्रिय हुए। तो ऐसा तो अब सोचने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है कि नाट्यशास्त्र का प्रयोग नहीं हो रहा है, नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोग नहीं हो रहे हैं। और यह सत्य है कि नाट्यशास्त्र को जिस तरह से पाठ्यक्रमों में स्थान दिया जाना चाहिए वो अभी भी नहीं दिया गया, लेकिन जो देश के महान रंगकर्मी हैं उन्होंने अपने प्रयास से नाट्यशास्त्र को कुछ समझने का प्रयास किया। उनके जो अपने रंगमंच थे, कुछ लोकनाट्य से आए हैं, कुछ अन्य विधाओं से आए हैं, कुछ भरतनाट्यम के हो सकते हैं, पारंपरिक नृत्य रूपों के जानकार हो सकते हैं। तो उन सब का प्रयास इसमें यह रहा कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को आज नाटक करने के लिए अपनाया जाए। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी कुछ अच्छे रंगकर्मियों ने, जो वहाँ के प्राध्यापक रहे हैं, उन्होंने इस दिशा में प्रयास किए। इसमें ख़ासतौर से 3 नाम मेरे सामने सबसे पहले आते हैं। शांता गांधी, वो गुजरात से आई थी, जस्मा ओडन उन्होंने किया। बाद में वो संस्कृत नाटक हमने देखा कि उसकी तरफ उनकी बड़ी रुचि हुई, और वो नाट्यशास्त्र को समझने के लिए हम लोगों से बहुत बात करती थी, नाट्यशास्त्र सम्मत विधि विधान से कैसे किया जाए। उन्होंने भास के नाटक कराए, और स्वप्नवासव दत्तम उन्होंने कराया, जो कि अद्भुत प्रयोग माना गया और अमेरिका में हुआ। तो ये शांता गांधी बड़ी निर्देशक रही हैं नाट्यशास्त्र की। और उसके बाद दूसरी महिला वहाँ उससे संबंधित रही हैं, वो रीता गांगुली हैं। उन्होंने भी नाट्यशास्त्र का उपयोग करने का प्रयास किया। तो ये इनके कार्य में हमने देखा कि इनका ध्यान जो रंगमंच है उसको कैसे बनाया जाए, इसकी तरफ ज़्यादा रहा है। और उसके बाद जो आंगिक की प्रविधियां हैं, जो 64 हस्त भरत मुनि ने बताए हैं, उनको कैसे जो अभिनेता बोलता है उसके साथ वो कैसे उतारे जाएं, इसकी तरफ इन्होंने बहुत ध्यान दिया और अच्छा प्रयोग इन्होंने कराया। तो ये शांता गांधी हैं, रीता गांगुली हैं। उसके बाद एक बड़ा नाम आता है वो महाराष्ट्र से, वो तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की बड़ी निर्देशक हैं, विजया मेहता। उनके कई प्रयोग हमने देखे, और ये कालिदास अकादमी जो उज्जैन की है उसका बड़ा योगदान रहा संस्कृत रंगमंच को प्रोत्साहन देने में। तो वहाँ इन बड़े बड़े निर्देशकों को आमंत्रित किया गया है कि आप नाट्यशास्त्र सम्मत पद्धति से संस्कृत नाटक कीजिए, भले ही अनुवाद में करें। विजया मेहता ने मुद्रा राक्षस मराठी अनुवाद में किया, अभिज्ञान शाकुंतल उन्होंने मराठी अनुवाद में किया, और उन्होंने मत्तवारणी, रंगपीठ, रंगशीर्ष, जवनिका, वो सारा विधि विधान और अभिनय की जो पद्धतियाँ हैं उनको अपना करके उन्होंने प्रयोग किया, और बहुत सधे हुए प्रयोग उनके हुआ करते थे, अद्भुत अनुभव उससे हुआ। तो ये शांता गांधी, रीता गांगुली और विजया मेहता के बाद बहुत बड़ा जो नाम आता है हमारे सामने वो कावलम नारायण पणिक्कर का है। कावलम नारायण पणिक्कर ने जो बंधे बंधाए ढांचे थे उन सबको तोड़ दिया, और उन्होंने अपना एक रंगमंच खड़ा किया। नाट्यशास्त्र से उन्होंने बहुत लिया, वो केरल के पारंपरिक रंगमंचों से उन्होंने बहुत लिया, जहाँ की नाट्यशास्त्र अलग अलग रूपों में जीवित था।
भरत मुनि ने तो कह ही दिया था कि मेरे बाद मेरे शिष्य इसको कई तरह से कराते रहेंगे और दूसरे भी नाट्य रूप हो सकते हैं उनको बताते रहेंगे। तो जो दूसरे नाट्य रूप, क्षेत्रीय नाट्य रूप विकसित होते रहे, उनमें भरत मुनि का सातत्य है उनकी परंपरा का। तो थेयम से या कथकली से, कुडियाट्टम से बहुत सारे अभिप्राय लिए, नाट्यशास्त्र को भी समझा कवलम नारायण पणिक्कर ने। तो 1978 में जब उनको कालिदास समारोह में मध्यम व्यायोग करने के लिए बुलाया गया, संस्कृत में ही पूरा नाटक उन्होंने किया, तो अद्भुत यह एक घटना मानी गई रंगमंच के इतिहास में। यह एक नया पड़ाव माना गया कि उन्होंने आग्रह नहीं किया कि हम फिजिकल रूप, भौतिक रूप से वैसा ही रंगमंच बनाएंगे। उन्होंने उसकी आत्मा को समझने का प्रयास किया कि भास इसके भीतर से क्या कहना चाहते हैं, जिससे कि पुरुषार्थ बोध संप्रेषित हो। और उसको उन्होंने कहा कि पाठ के भीतर से हम उपपाठ ढूंढते हैं, टेक्स्ट में से हम सब पाठ ढूंढते हैं, सब टेक्स्ट ढूंढते हैं, और पूरा किस प्रकार से उसकी व्याख्या हो सकती है। तो यह जो पद्धति कवलम पणिक्कर ने अपनाई, उसके अनुसार विश्व के रंगमंच को, यह मैं मानता हूँ कि उनका बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नाट्य निर्देशक वे माने गए, विदेशों में भी उनको आमंत्रित किया गया और कालिदास के तीनों नाटकों के प्रयोग उन्होंने कराए। विक्रमोर्वशीयम के बारे में मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, पर उनका मालविकाग्निमित्रम मैंने देखा, और किस तरह से वो बोलते हैं पूरे नाटक को अपनी व्याख्या के अनुसार, उसमें से प्रतीक को निकालते हैं जिस तरह से, और क्या उसमें से जीवन बोध निकल रहा है, प्रजा पालन राजा कैसे करे, यह कालिदास कहना चाहते हैं, आज के प्रजातंत्र के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। उसकी जो अंतर्ध्वनियाँ हैं, अंतस्वर हैं, उनको वे रंगमंच पर कैसे खड़ा करते हैं। उसमें जो अशोक का पेड़ है उसके प्रतीक के द्वारा, अनेक प्रतीकों के द्वारा, जो हरिण भाग करके चला जा रहा है उसके द्वारा, ये कवलम नारायण पणिक्कर ने प्रतीकात्मक विधान के द्वारा, व्याख्यात्मक पद्धति के द्वारा और पारंपरिक रंगमंच की अपनी समझ के द्वारा संस्कृत रंगमंच का एक जो स्वरूप खड़ा किया, वह हमारे साथ आगे तक जाएगा। मुझे उसमें कुछ सीमाएं भी दिखाई देती हैं, उनकी भी मैंने चर्चा की है, पर ये प्रतिभाशाली निर्देशक रहे हैं। उसके बाद अन्य अनेक हमारे मित्र हैं जो नाट्यशास्त्र सम्मत विधि विधान से रंगमंच करने का प्रयास करते रहे। हमारे पूज्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी बड़े विचारक हैं और अभिनव गुप्त की गहरी समझ उनकी है, शैव दर्शन की, नाट्यशास्त्र के वे बड़े मर्मज्ञ अध्येता हैं और रंगकर्मी भी वे हैं। ये विलक्षण संयोग है कि एक विद्वान है, नाट्यशास्त्र का अध्येता है और रंगकर्म भी करता है। उनके अनेक प्रयोग हमने देखे, बहुत अच्छे प्रयोग उन्होंने कराए और वह नए पड़ाव उन्होंने कायम किए। कालिदास अकादमी में निदेशक के रूप में उन्होंने जो विक्रमोर्वशीयम का स्वयं के निर्देशन में प्रयोग कराया चौथे अंक का, और पणिक्कर जी के द्वारा, हाँ, विक्रमोर्वशीयम पणिक्कर जी ने चौथा अंक किया था 1985 के आसपास, तो वह हमने देखा। और रतन थियम ने मणिपुरी लोकनाट्य के विधि लेकर के जो विक्रमोर्वशीयम के चौथे अंक का प्रयोग किया। तो ये नई दिशाएं खुली इन लोगों के आने से। हमारे मित्र हैं, अब दुर्भाग्य से नहीं रहे, के.एस. राजेंद्रन, ये शास्त्रीय रंगमंच के प्रोफेसर थे एनएसडी में, लेकिन हमसे बहुत इनकी भेंट होती रहती थी और नाट्यशास्त्र में इनकी बड़ी रुचि थी और इन्होंने प्रयास किए कि नाट्यशास्त्र वहाँ पाठ्यक्रम में भी समाविष्ट हो और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में और नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोग भी हों। तो इनका विक्रमोर्वशीयम मैंने देखा, उन्होंने जिस तरह से अपने ढंग से नाट्यशास्त्र को समझा, जाना और उसको उन्होंने उतारा है। आधुनिक रंगमंच का भी उनका अच्छा संस्कार है, बड़े रंगकर्मी हैं। तो कई रंगकर्मी अब सामने आ रहे हैं जो नाट्यशास्त्र से भी बहुत कुछ ले रहे हैं। सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, उनके 2 नाटक हमने देखे, भगवदज्जुकम और कुंदमाला, और अद्भुत प्रयोग उन्होंने कराए। और भरत मुनि की आत्मा में जैसे उतरते हैं, ये जो ऊपरी ढांचे हैं उन पर उतना आग्रह नहीं है इन लोगों का, जो प्रतिभाशाली निर्देशक हैं कि मत वारणी में बिल्कुल वैसी ही बना दूं, मैं जवनिका वैसी ही लाऊं, लेकिन जो आत्मा है नाटक की उसको वे उतारने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से एक अलग तरह का रंगमंच बंसी कोल ने खड़ा करने का प्रयास किया, विदूषक का रंगमंच है, तो कहीं ना कहीं वह नाट्यशास्त्र की परंपरा से जुड़ता है। एक व्याख्यात्मक रंगमंच है विदूषक का और आंगिक की उसमें प्रधानता है। तो ये और भी कई रंगकर्मी आ रहे हैं। भूमिकेश्वर सिंह, उनका छऊ में बहुत अच्छा प्रशिक्षण है, लेकिन भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार वे नाटक बराबर करते आ रहे हैं। और भूमिकेश्वर और प्रतिभा सिंह जो उनकी सहयोगिनी है, और नए रंगकर्मी भी इस समय आ रहे हैं। हमारे ही प्रांत में, मध्य प्रदेश में, कमल वाशिष्ठ जी, उनके साथ काम करने का हमको अवसर मिला
और नाट्य परिषद जिसकी मैंने चर्चा की। तो जब मैंने निर्देशन करना लगभग बंद कर दिया कि अब मैं अध्यक्ष भी हूँ, मेरे पास बहुत सारे दायित्व हैं, तो मैं उनको बुला लिया करता था कि आप थोड़ा, यहाँ नाट्य परिषद चल रही है, बच्चे तैयार हैं काम करने के लिए नाटक में, तो वो आकर के निर्देशन किया करते थे। उनके निर्देशन में बहुत ही बढ़िया प्रयोग हमने किया नाट्य का, विक्रमोर्वशीयम का, और भारत भवन में उसको आमंत्रित किया गया। वो अच्छा प्रयोग था और उसमें हमने बहुत प्रयास किया कि मतवार्णियाँ हो, रंगपीठ रंगशीर्ष का विभाजन हो, और जो कुछ भी भरत मुनि ने बताए हैं विधि विधान, संगीत आदि और कुतब विन्यास, वो सब नाट्यशास्त्र के अनुसार किया जाए, वह भी सराहा गया। तो ये अब कई संस्थाएं भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। पणिक्कर जी की सोपानम है केरल में, काशी में अभिनय भारती है, और भी इस तरह की संस्थाएं आ रही हैं सामने, जो प्रयास कर रही हैं कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रयोग किए जाएं। तो यह एक अच्छा एक सिनारियो बन रहा है, परिदृश्य अब बन रहा है, और इसमें आगे इन संभावनाओं का दोहन करना चाहिए, मैं समझता हूँ। आपने नाट्यशास्त्र को जिया है, आपने स्वयं संस्कृत नाटक किए हैं, उसमें अभिनय किया है। तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि नाट्यशास्त्र हमारे राष्ट्रीय रंगमंच को विकसित करने के लिए किस तरह से भूमिका निभा सकता हाँ, अभी तक जो हमने चर्चा की है, मैं समझता हूँ कि इसी दृष्टि से हमने बात भी की है कि यदि यह पूछा जाएगा कि आपका अपना रंगमंच कौन सा है जिसको आप कहेंगे, क्योंकि जो रंगमंच अभी तक सिखाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, जो पारसी रंगमंच है वह लोकनाट्यों से कुछ कुछ तत्व लेता है, लेकिन उसमें ड्रॉप कर्टेन और बहुत सारी जो पद्धतियां हैं, वो जब यूरोप का थिएटर यहाँ आ गया तो उससे उन्होंने बहुत कुछ लिया, और बहुत ही व्यावसायिक वह रंगमंच है, उसमें वो मूल्यबोध नहीं है। तो एक पारसी रंगमंच है, एक पश्चिम का रंगमंच है, यथार्थवादी शैली का रंगमंच है, और उसमें पश्चिम के रंगमंच में कुछ जो बहुत मेधावी प्रतिभाशाली नाट्य निर्देशक हुए, ब्रेख्त हैं, स्तानिस्लावस्की हैं, या फ्रांस के आर्तो हैं, तो वो तो स्वयं ही कह रहे हैं कि हम लोग बहुत अधूरे हैं और हमें एशिया के रंगमंच से सीखना चाहिए। ब्रेख्त ने कहा कि थाईलैंड में जाके मैंने देखा कि कैसा होना चाहिए नाटक, और वहाँ से मैं सीखना चाहता हूँ। स्तानिस्लावस्की ने कहा कि मैं अनुभव करता हूँ कि कैसे अभिनय होगा, कैसे अभिनेता अपनी आत्मा को उसमें डाल देगा और उसको लगेगा कि मैं कुछ और हो गया हूँ। तो उसने ये अपने ग्रुप के लोगों से उसने ये कहा कि मुझे पता चला कि भारत में योगी लोग हैं, वो ऐसा कर देते हैं कि वो अपनी आत्मा किसी दूसरे की काया में प्रवेश करा देते हैं। तो मेरे लिए अभिनय उसी तरह का है कि अपनी आत्मा को उस भूमिका के चोले में प्रवेश करा दो। तो ये वो बड़ा ही चुनौती का कार्य है, और हमको इस तरह से अभिनय करना चाहिए। हम जो यथार्थवादी अभिनय करते हैं वो अनुकृति एक तरह से माइमेसिस, नकल हम करते हैं, जैसा हम यथार्थ देखते हैं उसको फिर से उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ जो नाट्य है वह भावानुकीर्तन है, उसको पुनः रचता है, जो उसकी चेतना में आभासित होता है उसको, नाट्य को। तो ये पश्चिम के जो मेधावी रंगकर्मी हैं, उनको आभास अब हो रहा है 19वीं और 20वीं शताब्दी में कि अब एक अलग रंगमंच की हमको आवश्यकता है। ब्रेख्त ने भी यही कहा, अन्य रंगकर्मियों ने भी यही कहा। तो हमारे पास वो रंगमंच है, उससे हम अपना राष्ट्रीय रंगमंच खड़ा कर सकते हैं, और हम विश्व को बता सकते हैं कि यह भी एक रंगमंच है। रंगमंच की कला एक ऐसी कला है कि उसमें सब प्रकार की संभावनाओं को बनाए रखना चाहिए, सब तरह के विकल्प खुले रहना चाहिए। हम कभी ये आग्रह नहीं करते हैं कि केवल भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार ही सदैव नाटक किए जाते रहें, वह तो फिर उसकी धारा अवरुद्ध हो जाएगी और उसका विकास रुक जाएगा। भरत मुनि स्वयं ये चाहते हैं कि जो अन्य नाट्य रूप हैं उनसे बराबर आदान प्रदान बना रहे। उन्होंने स्वयं लोकनाट्य रूपों से नाट्यशास्त्र में अनेक तत्व लिए। तो ये सारे जो प्रस्थान हैं नाट्यशास्त्र के, नाट्य के, रंगमंच के, ये समानांतर रूप से फलते फूलते रहें। पश्चिम का रंगमंच कोई कर रहा है वो करता रहे, लेकिन वो हमारा अपना रंगमंच नहीं है। जो लोकनाट्य हैं वे बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो क्षेत्रीय रूप हैं। सारे भारत का कोई एक नाट्य प्रस्थान ऐसा है, ऐसा किसी एक लोकनाट्य के लिए हम नहीं कह सकते हैं। संस्कृत ये कुडियाट्टम के लिए भी हम नहीं कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं हैं। कथकली के लिए भी नहीं कह सकते हैं, तो पारसी रंगमंच के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो जब ये प्रश्न आएगा कि आपका अपना राष्ट्रीय रंगमंच क्या है और उसके अनुसार आपने क्या कोई थिएटर हाउस बनाया,
और आपने उसमें नाटक करके देखे तो हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए नाट्यशास्त्र ही हमको जवाब देगा कि कैसे हम उस रंगमंच को खड़ा करें जिसके द्वारा हम बता सकें संसार को कि हमारा राष्ट्रीय रंगमंच यह है। तो इस तरह के प्रयास होने चाहिए और उसकी बहुत आवश्यकता भी है। तो राष्ट्रीय रंगमंच की एक पूरी संभावना नाट्यशास्त्र के द्वारा खुलती है। मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूँ। आपने कहा कि नाट्यशास्त्र की परंपरा उपेक्षित रही हमारे देश में, तो इसकी उपेक्षा के क्या कारण? हाँ, ये थोड़ा जटिल प्रश्न है। ये हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि ये उपेक्षित है और हम देखते ही हैं कि नाट्यशास्त्र, हम जब विद्यार्थी थे, बीए में थे, तब नाट्यशास्त्र पाठ्यक्रम में नहीं था। एमए में हम संस्कृत से एमए किया, नाट्यशास्त्र हमारे पाठ्यक्रम में नहीं था। अन्य जो साहित्य के विभाग हैं जहाँ नाटक पढ़ाया जाता है, वहाँ भी नाट्यशास्त्र पढ़ाने की तो बात दूर रही, उसके बारे में जानकारी भी नहीं दी जाती है। और जो नाट्य विद्यालय हैं देश में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो या अन्य नाट्य विद्यालय हों, उनमें भी पूरा नाट्यशास्त्र पाठ्यक्रम में कहीं नहीं है। तो थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से जानकारी दी जाती रही है। तो एक विडंबना क्या नहीं है कि इतनी बड़ी शास्त्र परंपरा है जो विश्व को एक बड़ी देन है, उसको हम संस्कृत विभागों में नहीं पढ़ाते रहे हैं। अन्य शास्त्र हम पढ़ाते हैं, वेदांत के ग्रंथ हम पढ़ाते हैं, साहित्य शास्त्र के ग्रंथ हम पूरे पढ़ाते हैं, काव्य प्रकाश पूरा पढ़ा देते हैं, ध्वन्यालोक पूरा पढ़ाते हैं। ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं और रस गंगाधर इतना प्रौढ़ ग्रंथ है, उसको पढ़ा देते हैं। लेकिन नाट्यशास्त्र को तो कुछ अध्याय पढ़ा दें ऐसा भी नहीं होता था पहले। बाद में जब कुछ प्रयास किए गए, उसकी तरफ ध्यान गया, तो एक एक अध्याय उसका कहीं कहीं रखा गया। अभी भी यही स्थिति है कि कहीं उसका पहला दूसरा अध्याय, कहीं छठा अध्याय, इतना कम उसका रखा जाता है। तो नाट्यशास्त्र तो ऐसा महाग्रंथ है, विश्वकोशात्मक ग्रंथ है कि उसकी संपूर्ण समझ कैसे विकसित हो, इसलिए अभी भी वह उपेक्षित है। उसकी उपेक्षा के कई कारण हो सकते हैं। एक तो नाट्यशास्त्र इतना विशालकाय ग्रंथ है कि उसमें से कितना ग्रहण किया जाएगा पाठ्यक्रमों में, कितना उसका अभ्यास किया जाएगा, ये अपने आप में चुनौती है। और छोटे सस्ते जो स्किट्स हैं वही तो नाट्यशास्त्र नहीं होते हैं, नाट्यशास्त्र उनसे बड़ी चीज़ है। तो बड़ी चीज़ के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, उस साधना के लिए तैयार नहीं है हमारे यहाँ जब लोग रहे, तो उसकी उपेक्षा होती गई। मुख्य कारण एक तरह से यही है। दूसरे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। एक भक्तिकाल का प्रबल आंदोलन आया, उसने ऐसा सराबोर कर दिया सारे देश को कि बहुत सारी जो तेजस्वी ऊर्जावान परंपराएं थीं वो उपेक्षित हो गईं और एक अलग तरह का रंगमंच भक्तिकाल में हुआ। उसमें रासलीला, रामलीला को तो प्रश्रय मिला, लेकिन जो नाट्यशास्त्र की धारा थी वो कहीं अलग चली गई। तो यह एक लोकनाट्यों का आना, जैसे मैंने कहा, जो एक बड़ी परंपराएं बना रहे थे, उनके आने से भी जो हमारी मुख्य धारा थी नाट्यशास्त्र की, वही हाशिए पर चली गई। यह भी हुआ। कुछ जो तुर्क और मुग़ल आए, उनके समय कहीं कहीं बाधाएं हुई संस्कृत नाट्य के सातत्य में। हालांकि जो तथ्य हैं वो मेरे सामने बहुत अलग तरह के हैं कि मुग़ल काल में 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दियों में नाट्यशास्त्र के बड़े मौलिक प्रौढ़ ग्रंथ संस्कृत में लिखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो नए नए नाट्य रूप विकसित हो रहे हैं उनका लक्षण कर रहे हैं हमारे आचार्य। यहाँ तक कि जो विदेशों से नाट्य यहाँ आ रहे हैं उनका संस्कृत में लक्षण वो कर रहे हैं। इसकी किसने उपेक्षा की? फिर तो यह नहीं कह सकते कि मुग़ल काल में वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि वो सारे ग्रंथ हमको बता रहे हैं कि ये एक ईरान से आया हुआ एक नृत्य नाट्य है, जिसको उन्होंने कहा कि जक्कड़ी है। इसमें पारसी भाषा में गीत गाए जाते हैं और उनका वाद्य भी अलग होता है और इसमें इस तरह से वो अभिनय करके गाते हैं। इस तरह के उन्होंने कई रूपों का उसमें लक्षण किया। तो नाट्य की परंपराएं विकसित हो रही हैं। नाट्यशास्त्र के जो आचार्य हैं उनका मेरे पास 100-150 ऐसे ग्रंथों की सूची है जो भरत मुनि के बाद नाट्यशास्त्र पर संस्कृत में लिखे गए। तो यह पूरी तरह से नहीं कह सकते कि मध्यकाल की स्थितियाँ, मुग़ल काल की स्थितियाँ जिम्मेदार हैं। तो कौन जिम्मेदार है? एक मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है, ये जो हमारा औपनिवेशिक दौर का समय है, 200 साल का अंग्रेज़ों की गुलामी का, उसमें बहुत सारी परंपराओं को एकदम समाप्त कर दिया गया और इतना हमको काटा गया अपने वास्तविक परंपराओं से, वास्तविकताओं से,
अंग्रेज़ों का प्रयास यह था कि इनकी जो जारी रहने वाली परंपराएं हैं, जिससे कि समाज अभी भी चैतन्य और जागृत प्रतीत हो, उनको तो दबा करके रखो और इन लोगों को बार बार ये बताया जाए कि आपका अतीत कितना स्वर्णिम है, आपके पास वेद हैं, पुराण हैं, ऋग्वेद जैसा महान ग्रंथ है। तो उनके जो विद्वान, जो प्राच्य विद्या के बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने सारा इतिहास संस्कृत साहित्य का इसी दृष्टि से लिखा। हमारा इतिहास हमको यही बताया, तो हमारे दिमाग में पूरी तरह से ये बात बिठा दी गई। हमारे गुरुजन जो हमको पढ़ाते थे, उनके दिमाग में भी यही बात थी कि संस्कृत नाटक, नाट्यशास्त्र की कोई परंपराएं अब नहीं काम की रहीं और नहीं उसके अनुसार हो सकता है। जो नाटक हम रामलीला के अनुसार या यूरोप के रंगमंच के अनुसार कर रहे हैं, वो संस्कृत नाटक भी उसमें करते रहें, ये उनके मन में धारणा बन गई थी। ये जो एक अंग्रेज लोग हमारा एक समय गढ़ कर के वो गए, एक ऐसे समय में हमको डाल करके चले गए हैं जो कि हमारा अपना समय नहीं है। एक दूसरे देश काल में वो हमको गुमराह करके चले गए हैं। तो उसके कारण नाट्यशास्त्र की ही नहीं, अनेक ऐसी हमारी विधाओं की उपेक्षा हुई जिन पर कि अब ध्यान जा रहा है, चाहे वो योग हो, चाहे आयुर्वेद हो या अन्य हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कलाएं हों, हमारी वैज्ञानिक परंपराएं, जिसके बारे में अंग्रेज़ लोग, उनके जो इतिहासकार हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि इनके यहाँ वैज्ञानिक परंपराएं थीं। क्योंकि उनकी दृष्टि यह थी कि अगर हम यह मानने लग जाएंगे कि इनके पास बड़ी वैज्ञानिक परंपरा है, तो यह हो जाएगा कि आप वहाँ गुलाम कैसे आप उसको बना के रख सकते हैं। इतना समुन्नत देश जिसके पास बड़ा विज्ञान है और बड़े चिंतक अभी भी उसमें हैं, बड़ा जागृत समाज है, तो दबा करके रख करके और ये बार बार बताया उन्होंने कि आप लोग अब अर्धसभ्य बर्बर जंगली लोग हैं, जिसके ऊपर राज्य करने के लिए प्रभु यीशु ने हम लोगों को भेजा है। यह जो राज उन्होंने किया है 200 साल, और अभी भी अधिकांश हमारा समाज इसको मानने को तैयार नहीं होता कि सारा जो किया कराया है वो औपनिवेशिक काल में जो विदेशी थे, जो कि मात्र लुटेरे ही ज़्यादा थे, वो तो बाहर से लूटने के लिए आए थे और लूट करके इंग्लैंड भेजना यहाँ की संपत्ति, यही उनका लक्षण था। और बहुत उन्होंने रोंदा इस देश को, हमारी परंपराएं उन्होंने नष्ट की। तो उसका एक बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि नाट्यशास्त्र की उपेक्षा हुई और आज़ादी के बाद भी 2, 3, 4, 5 दशकों तक तो इसकी तरफ ध्यान गया ही नहीं। यह तो विदेशों से कुछ आहटें आईं कि ब्रेख्त ऐसा कह रहा है, कि स्तानिस्लावस्की ऐसा कह रहा है, और कुछ हमारे रंगकर्मियों ने प्रयास करने शुरू किए और फिर कुछ विद्वानों का भी ध्यान गया। तो धीरे धीरे ये पहल शुरू हुई। तो 1980 के पास धीरे धीरे ये प्रयास हुआ कि ये जो कुहासा है इसको छांटा जाए और जो उपेक्षा नाट्यशास्त्र की हो रही है वह उसको निराकरण उसका किया जाए। तो उपेक्षा एक बड़ी जटिल परिस्थितियों के कारण इस तरह से नाट्यशास्त्र की होती रही, हमारी अन्य अनेक परंपराओं की भी होती रही। और अब समय आ गया है कि हम उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझें और अपनी आत्मा का, अपने देश की आत्मा का पुनरुद्धार करें, पुनराविष्कार करें, और नाट्यशास्त्र उसमें एक बड़ा माध्यम हो सकता है। इस स्थिति का निराकरण कैसे संभव है? हाँ, ये निराकरण की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर तो कुछ चर्चा हमने की ही है कि नाट्यशास्त्र का अध्ययन, अध्यापन अब हो सके। कुछ शुरुआत भी हुई, वो आगे बढ़ाना है उसको। कुछ विश्वविद्यालयों में नाट्यशास्त्र के डिप्लोमा पाठ्यक्रम अब पिछले कुछ वर्षों में इंट्रोड्यूस किए गए, ये सुखद बात है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में मैं कुलपति था, मैंने नाट्यशास्त्र अध्ययन केंद्र यहाँ के एक परिसर में खोला और प्रयास किया कि वहाँ अध्ययन अध्यापन भी नाट्यशास्त्र का हो। तो अब उसका सुपरिणाम यह निकला कि वहाँ नाट्यशास्त्र का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो अब कहलाता है उसमें अब चल रहा है। भोपाल में ही एक अन्य विश्वविद्यालय है, वहाँ भी उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि और क्या पाठ्यक्रम हम चला सकते हैं, तो मैंने सुझाया। तो वहाँ भी नाट्यशास्त्र का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ कर दिया गया और बहुत अच्छी तरह चल रहा है। उसमें बहुत बहुत रुचि लेते हैं जो वहाँ सीखने आते हैं। बड़े प्रौढ़ लोग होते हैं जो रंगकर्म सीख चुके हैं, वो नाट्यशास्त्र को समझना चाहते हैं। और मैंने स्वयं अध्यापन किया तो मैंने देखा कि बहुत ही परिपक्व रंगकर्मी, बड़े कलाकार इसमें इस कोर्स में आ रहे हैं। तो इस तरह के पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। आवश्यकता यह है कि स्वतंत्र रूप से स्नातकोत्तर विभाग विश्वविद्यालयों में नाट्यशास्त्र के हों, उनको बढ़ावा दिया जाए। यह एक तरीका है। दूसरा जो तरीका है, जो कि बहुत आवश्यक अब हो गया है, कि नाट्यशास्त्र सम्मत नाट्य मंडप बनाया जाए और
भरत मुनि ने दूसरे अध्याय में नाट्यशास्त्र के जो प्ले हाउस, थिएटर हाउस, नाट्य मंडप बनाने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत बारीकी से समझाया है। कैसे भूमि चयन होगा, कैसे नींव खोदी जाएगी, कैसे भित्तियाँ खड़ी होंगी, उसके क्या नाप होंगे, फिर उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। उसमें तो मूलभूत अंतर जो आज के रंग मंडप से हो जाता है, यह है कि जो प्रेक्षागार है और जो रंगकर्म के लिए, अभिनेता के लिए जितना स्पेस है, वो दोनों बराबर हैं। आधा आधा हिस्सा उसमें कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। तो आधे हिस्से में अभिनेता हैं, आधे हिस्से में प्रेक्षकों का निवेश है, उनके लिए आसन है। एक समान भूमि पर बराबरी पर दोनों खड़े हैं, दोनों में आदान प्रदान जिस रंगमंच में होता है वो एक अलग तरह का रंगमंच वहाँ खड़ा होता है। तो नाट्य मंडप बनाया जाए उस तरह से, उस विधि विधान के साथ, ये एक दूसरा तरीका है। तो हमने जो अभी कार्यशाला की चर्चा की, उसमें मैं हर कार्यशाला में ये बात उठाता रहा, सुझाता रहा कि कहीं ऐसा प्रयास कीजिए। यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी ये बात आई कि ऐसा नाट्य मंडप बनाया जाए, वहाँ अभी तक नहीं बन पाया। कालिदास अकादमी में बार बार जो संगोष्ठियाँ होती थीं, उनमें ये बात आई कि कालिदास अकादमी उज्जैन को नाट्यशास्त्र सम्मत नाट्य मंडप बनाना चाहिए। उसमें बहुत प्रयास हुए, उसके मॉडल भी बनाए गए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। 50 साल हो गए। अब जोधपुर में जो कार्यशाला हुई, उसमें मैंने फिर यह कहा, तो वहाँ मुझे लगा कि वहाँ इसको बहुत सराहा गया और सक्रियता इसके लिए दिखाई गई, क्योंकि उस कार्यशाला में राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित हुए समापन के अवसर पर, और उनके सामने जब हम लोगों ने बात रखी, तो बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसने संस्कृत के विद्वानों को, कार्यशाला में जो लोग विशेषज्ञ आए हैं, उनको धैर्य से पूरा सुना और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है और हम इसको बनवाएंगे अपने यहाँ। तो राजस्थान यदि यह करता है तो बहुत बड़ी बात होगी। वहाँ वातावरण इस तरह का बन रहा है कि वहाँ नाट्य केंद्र एक बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वह नाट्य केंद्र हो सकता है नाट्यशास्त्र के प्रशिक्षण के लिए, और वहाँ एक नाट्य मंडप बनाया जाए, उसमें ट्रेनिंग भी दी जाए नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोगों की। तो ये वहाँ पहल की जा सकती है। यदि वहाँ पहल होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। अन्य संस्थाओं को, मैं तो समझता हूँ कि हर प्रदेश में कम से कम एक नगर में नाट्यशास्त्र सम्मत नाट्य मंडप होना चाहिए और वहाँ नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोग करने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। हम अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपरा पर गर्व करते हैं, लेकिन हमारी जो परंपराएं समाप्त होती जा रही हैं, उनको बनाए रखने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। जबकि विदेशों में हमने देखा कि जो शेक्सपियर का गांव है, उसमें 400 सालों से शेक्सपियर के समय जैसे नाटक होते थे, उसी तरह के, उसी शैली में, उसी तरह से नाटक रोज़ वहाँ होते हैं और दुनिया भर के लोग वहाँ नाटक देखने जाते हैं। मैं जर्मनी में गया, बर्लिन में, वहाँ ब्रेख्त के नाटक होते थे। ब्रेख्त की अपनी मंडली थी, तो ब्रेख्त जिस तरह से नाटक कराते थे, वो बर्लिन एंसेम्बल उनकी संस्था है, वो उसी तरह से नाटक अभी भी करती आ रही है। तो उनको इतना आदर भाव है कि बड़े रंगकर्मी जो करके बता गए हैं, उसको जारी रखा जाए, नए प्रयोग उसके साथ होते रहें। भरत मुनि जो हमको बता गए हैं, उसको, वो तो 2500 साल, 3000 साल पुरानी बड़ी परंपरा है, तो उसको जिला कर के रखना, फिर उसको आगे बढ़ाना, ये हमको करना चाहिए। तो उसके लिए तो पहली बात यही है कि हम नाट्य मंडप, थिएटर हाउस बनाएं, फिर संस्था बनाएं जो प्रशिक्षण भी दे, जो रंगमंडल तैयार करे और तदनुसार प्रयोग हों। तो ये संभावना हो सकती है अब, और ये जो उपेक्षा है नाट्यशास्त्र की, उसके निराकरण के लिए यही प्रयास हो सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में, पाठ्यक्रमों में उसको प्रयोग की दृष्टि से पढ़ाया जाए। नाटक को भी इस दृष्टि से पढ़ाया जाए कि यह केवल काव्य की तरह से क्लास में पढ़ाने के लिए नहीं है। यह तो नाटककारों ने तो अभिनय कराने के लिए लिखे हैं, चाहे कालिदास हों या भवभूति हों या अन्य नाटककार हों संस्कृत के, या हिंदी में जयशंकर प्रसाद हों, भारतेंदु हों, जो महान नाटककार हैं, उन्होंने नाटक तो इसलिए लिखे हैं कि इनको खेला जाएगा। तो उनकी जो आलोक है नाट्यशास्त्र का, उसके आलोक में इन नाटकों के अभिनय करने के प्रयास किए जाएं। यह एक इसके निराकरण का जो उपेक्षा है नाट्यशास्त्र की, और उसको पुनरुज्जीवित करने का, जीवंत परंपराओं को उसके साकार करने का, यह एक तरीका हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि हम इस दिशा में अब आगे जा रहे हैं। मैं आशान्वित हूँ और इसका निराकरण हो सकेगा। ये जो उपेक्षा नाट्यशास्त्र की है, इसके साथ ही धन्यवाद देता हूँ।
मैं समझता हूँ कि अच्छी चर्चा हमने की। राजस्थान संस्कृत अकादमी के लिए इस वार्ता हेतु आपका बहुत बहुत आभार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुधी श्रोताओं को, आप धैर्य से इसको आपने सुना और हमें यह अवसर दिया अपनी बात रखने का। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। संजय को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो इतनी देर मेरे साथ बैठे और उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। पुनः सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।